स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है FNAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, FNAC इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ये एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, FNAC। ठीक है, तो आज हम FNAC, जिसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं, उसके आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके कंटेंट है इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल परसेप्शन, एडवांटेज, लिमिटेशन, इक्विपमेंट, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेक्निक के बारे में, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में, फिक्सेशन, स्टेनिंग, कॉम्प्लिकेशन और उसके सैलिवरी ग्लैंड और ओरल कैविटी में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं FNAC की होता क्या है। ठीक है, तो FNAC की फुल फॉर्म है, जैसे कि पहले बताया, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो जो FNAC है, इज ए टेक्निक वेयर बाय सेल आर obtained from a lesion using a thin bore needle and smear that made for cytopathological diagnosis। कहने का मतलब ये जो हमारा FNAC टेक्निक है, इसमें हम सेल्स को ऑब्टेन करते, मतलब सेल्स लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम लेजन। ठीक है, लेजन से किसके थ्रू? यूज ए थिन बोर नीडल के थ्रू लेते हैं एंड स्मेयर। ठीक है, लेंगे और हम उसका स्मेयर तैयार करेंगे। मतलब जो हमारा साइटोपैथोलॉजिकल जो लैब होती है, साइटोलॉजिकल ये कह लो पैथोलॉजी जो लैब होती है हमारे, वहां पे हम उसका एक स्मेयर तैयार करेंगे और उसको डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज से फिर ये पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट ट्यूमर सेल्स आर लेस कोहेसिव एंड आर इजीली एस्पिरेटेड। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो टेक्निक है, ये इस फैक्ट पे बेस है कि जैसे कि ट्यूमर सेल्स है ना, वो बहुत ही लेस कोहेसिव होते हैं और इजीली एस्पिरेटेड हो जाते हैं। तो उसका पता करने के लिए, मतलब मान लो कि कहीं एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी को कहीं पे गांठ हो गई। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चले कि वो गांठ ही है या ट्यूमर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्यूमर, ठीक है, तो उसके लिए हम ये प्रॉपर पता करने के लिए, हाँ वो ट्यूमर है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम FNAC का यूज करते हैं। इसमें हम फाइन नीडल को इंसर्ट करेंगे उस एरिया में और वहां से थोड़ा सा सेल्स ना कलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर हम लेबोरेटरी में भेज देते हैं ताकि उसको हम डायग्नोज करें। तो हम उसको लेबोरेटरी में स्क्वायर बनाकर और फिर देखते हैं, और अगर और डायग्नोज से फिर हमें ये पता चलता है कि वो मतलब ट्यूमर है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया? नेक्स्ट है FNAC यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट लम्प। जो ब्रेस्ट में लम्प, जो गांठें छोटी छोटी पड़ जाती है, उसके लिए ब्रेस्ट लम्प के लिए यूज की जाती है। थायराइड नोड्यूल्स के लिए यूज की जाती है। लीवर डिजीज के लिए यूज की जाती है। सबक्यूटेनियस सॉफ्ट टिश्यू मास, सैलिवरी ग्लैंड डिजीज एंड ओरल डिजीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये कह लो कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम एकदम ऐसा नहीं कि जाके तुरंत ऑपरेशन करेंगे, पहले ये हमें कंफर्म करना होता है कि ये प्रॉब्लम मतलब ट्यूमर की फॉर्म में है, कैंसर की फॉर्म में है या किसकी फॉर्म में। तो इसका पता करने के लिए हम मतलब FNAC का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ओरल कैविटी इज द साइट वेयर म्यूकोसा इज वेरी वेस्कुलर। मतलब ओरल कैविटी ऐसी साइड जहाँ पे हमारा जो म्यूकोसा है बहुत ही वेस्कुलर होता है, क्योंकि वहाँ पे वेसल्स बहुत होते हैं। एंड ओपन बायोप्सी लीड टू लॉट्स ऑफ ब्लीडिंग विच इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, जो हमारी ओरल कैविटी है वहाँ पे म्यूकोसा है, क्योंकि वहाँ म्यूकोसा प्रेजेंट होती है जहाँ पे बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट होती है। अगर हम ओपन बायोप्सी अगर ले तो उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम FNAC का यूज करते हैं। इन रिसेंट टाइम FNAC सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस टाइम FNAC ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एडिक्वेट मटेरियल कैन इजिली बी ऑब्टेन बाय यूजिंग 10 ml सिरिंज। और हम मटेरियल को इजिली क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सिर्फ 10 ml सिरिंज का यूज करके हम वहां के मटेरियल को ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इंट्रा ओरल या एक्स्ट्रा ओरल साइड।
मतलब इंट्रा ऑरल की साइड हो या ऑरल एक्स्ट्रा ऑरल की साइड कहीं के भी हो, हम उस सिरिंज से मतलब उस मटेरियल को मतलब क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, बिना ही किसी प्रॉब्लम के हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं और ना ही इसमें कोई ब्लीडिंग होती है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। In some cases, subsequent surgery is not needed and patient can be put on appropriate. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, इसलिए कुछ ट्रीटमेंट हो जाए तो भी पेशेंट ठीक हो जाता है। जिसमें मैंने बात की, जैसे कहीं गांठ बन गई, गांठ या तो नॉर्मल लम्स हो सकते हैं, नहीं तो वो ट्यूमर भी हो सकता है। अगर हमने FNAC का यूज किया और डायग्नोज किया तो हमें पता चला कि नहीं वो ट्यूमर नहीं है, तो हम सर्जरी क्यों करेंगे? हम मेडिसिन से भी तो उस गांठ को कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें सर्जरी की जरूरी नहीं है कि सर्जरी से ही हो, तो इसमें पेशेंट ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकते हैं। ठीक है, FNAC रिपोर्ट इज प्रिपेयर विद इन 24 आवर्स ऑफ सैंपलिंग। ठीक है, FNAC जो रिपोर्ट है, हम 24 जो हमने सैंपल दिए ना, ठीक है, उस 24 घंटे के अंदर क्या होते हैं वो सैम्पलिंग प्रिपेयर हो जाती है। क्विक इन्फॉर्मेशन टू बी सर्जन, जिसकी वजह से सर्जन को क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि किस टाइप की लीजन है और उसे किस तरह की डीलिंग करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ FNAC। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? तो ये क्या है, एक सिंपल ऑफिस टेक्निक है, रैपिड डायग्नोसिस होता है इसमें, इकोनॉमिकल है, सैम्पलिंग फ्रॉम मल्टीपल साइट इन द सेम सिटिंग, मतलब एक ही सिटिंग में हम मल्टीपल साइट से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, हाई डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी है, और साथ साथ मैनी टेक्निक सच एज बैक्टीरियल कल्चर, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, लो साइटोमेट्री, साइटोजेनेटिक्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन etc आर पॉसिबल फ्रॉम FNAC मटेरियल से। ठीक है, FNAC के मटेरियल जो हमने ऑब्टेन किया उसकी वजह से ये सारी जो टेक्निक है इससे पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशन। देखो, कोई भी अगर प्रोसेस होता, कुछ भी होती है तो एक लिमिट होती है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, तो उसी तरह हमारे FNAC टेक्निक की भी एक लिमिटेशन। तो इसमें क्या है, लॉस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टिश्यू का जो आर्किटेक्चर उसकी बनावट है ना वो खराब हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें से हमने क्या किया, थोड़ा सा सेल निकाल लिया, तो जो प्रॉपर उसकी जो इमेज है या उसका स्ट्रक्चर, उसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, गड़बड़ सी हो जाएगी। ठीक है, कैप्सुलर इन्वेशन हो जाएगा और लिम्फो वेसिकुलर इन्वेशन कैन बी डिटेक्ट। जो कैप्सूल्स हैं वहां पे इन्वेशन तो हो जाए, लेकिन जो लिम्फो वेसल्स हैं उसको हम डिटेक्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इन सिटू वर्सेस इन्वेसिव कार्सिनोमा। इसमें क्या है, इसमें इन सीटू और इन्वेसिव जो कार्सिनोमा जो कैंसरस होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं उनको डिफरेंशिएट करने में। कंसिडरेबल ट्रेनिंग इज नीडेड फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन, और इसके लिए ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती ताकि एक्यूरेट हम रिजल्ट निकाल सकें। ठीक है, अब है FNAC एज ए टूल इन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। जो FNAC है इसका हम यूज इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में एक टूल की तरह इसका यूज करते हैं। तो क्या है इसमें, इनिशियली यूज एज मीन टू कंफर्म ए क्लिनिकल सस्पिशन ऑफ लोकल रिकरेंस या मेटास्टेसिस विदाउट ऑब्जेक्टिंग द पेशेंट टू फर्दर सर्जिकल इंटरवेंशन। कहने का मतलब है, ये जो हमारा FNAC इसको हम कंफर्म किसी भी क्लिनिकल एक्यूरेंस से किसी भी प्रॉब्लम को मतलब कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं। खासतौर से कैंसर के लिए भी यूज कीजिए, विदाउट सब्जेक्ट किसी भी पेशेंट के सब्जेक्ट के बगैर हम कैंसर को भी कंफर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं ताकि हम उसके लिए सर्जिकल इन्वेंशन तैयार कर सकें। नेक्स्ट, इंफ्लेमेशन, इन्फेक्शन, डिजेनरेटिव कंडीशन इन डायग्नोसिस, मॉनिटरिंग ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटिंग सर्जरी, और साथ साथ ही इंफ्लेमेशन, इन्फेक्शन और डिजेनरेटिव कंडीशन में भी और डायग्नोसिस में भी यूज की जाती है। और साथ साथ ये मॉनिटरिंग भी करता है, जब भी हम कोई किसी भी सर्जरी में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हम पहले ग्राफ्टिंग करते हैं कि क्या बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो इसके लिए भी हम FNAC का यूज करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट टू फ्रोजन सेक्शन। ये मतलब ये अल्टरनेटिव ही है या कॉम्प्लीमेंट है हमारे फ्रोजन सेक्शन के, जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी देर उसको सेफ रखते हैं। ठीक है, ये है इंट्रा ऑपरेटिव साइटोलॉजी है।
अब है प्रैक्टिस ऑफ FNAC, ठीक है। इसमें क्या है, सक्सेस ऑफ FNAC डिपेंड ऑन 4 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। जो FNAC जो टेक्निक है वो 4 फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। नंबर 1 है सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेसन इन्वेस्टिगेशन। जो सैंपल हमने लिया है ना, वो मतलब लेसन का इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा ले लिया, नहीं, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। सैंपल मस्ट बी एडिक्वेट इन टर्म ऑफ सेल। जो सैंपल हमने लिया है वो मतलब एडुकेट होना चाहिए। सेल हो या अदर टिश्यू का, जो भी हमने टिश्यू या सेल जो भी लिया कंपोनेंट, वो प्रॉपर होना चाहिए। सैंपल मस्ट बी करेक्टली स्मेयर या प्रोसेस। मतलब जो हमने ये सैंपल लिया उसका जो स्मेयर जो बनना चाहिए वो प्रॉपर, करेक्ट और प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बनना चाहिए। बायोप्सी मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय रिलेटिव एंड करेक्ट क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल। बायोप्सी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो बायोप्सी वो रेलिवेंट है और ये हमारे क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी करेक्ट करता है, ठीक है। अब बात आती है इक्विपमेंट की, इसमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट का यूज करते हैं। तो हमारे FNAC में आते हैं नीडल्स, ठीक है। रूटीनली 22 से 23 गोज नीडल यूज, इसमें हम 22 और 23 गोज नीडल का यूज करते हैं। सिरिंज कितने की होनी चाहिए, सिरिंज होनी 20 ml का हम सिरिंज यूज करेंगे। और पिस्टल हैंडल होना चाहिए, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, पिस्टल हैंडल, ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब है नेक्स्ट, इसमें स्टेराइल कंटेनर होना चाहिए, जिसमें क्या फिजियोलॉजिकल सलाइन या हैंग बैलेंस सॉल्यूशन उसमें मिला हो। स्लाइड्स होनी चाहिए, स्लाइड्स कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और फ्री ऑफ ग्रीस होनी चाहिए। 0.4 mm की में साइटोमीटर कवरशिप गिव्स बेटर कंट्रोल ओवर स्मेयर प्रेशर। मतलब इसके साथ हमारे पास 0.4 mm साइटोमीटर कवर स्लिप होना चाहिए, जो क्या कर सकता है, वो स्मेयर को एक प्रॉपर प्रेशर देकर उसे कंट्रोल कर सकता है। मोर परफेक्ट स्प्रेड भी, और जिसकी वजह से जो हम स्मेयर बनाते हैं प्रॉपर स्मेयर जो होगा प्रॉपर तरीके से फैल भी जाएगा। नेक्स्ट है फिक्सेटिव। 70 से 90% इथेनॉल यूज होगा। कैरिनॉइड फिक्सेटिव होगा। 10% बफर फॉर्मेलिन का यूज होगा। साथ साथ ग्लूटाल्डिहाइड यूज किया जाएगा। 8 है स्टेन्स और 9 है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम उसे देखेंगे। और स्टेन जैसे डाई होती है उसका हम इसमें यूज करेंगे। अब आता है हमारा फाइन नीडल एस्पिरेशन टेक्निक में कितने हैं, वो 2 तरीके की टेक्निक है। एक है FNAC विद एस्पिरेशन, दूसरा FNAC विदाउट एस्पिरेशन। मतलब जो फाइन नीडल टेक्निक है ना हमारी FNAC की, एक एस्पिरेशन के थ्रू है और विदाउट भी है, ठीक है। अब FNAC विद एस्पिरेशन, तो देखो इसमें क्या, साइट ऑफ FNAC शुड बी क्लीन बाय स्प्रेड टू स्वैब, मतलब हमने उसको साफ कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नीडल इज इंट्रोड्यूस इन द स्वेलिंग, जहां भी स्वेलिंग है वहां पे हमने उसे इंसर्ट किया, ठीक है। और स्टिमुलेटरी नेगेटिव सेक्शन किया इस कार्डो को, ठीक है। उसके बाद क्या, हमने वहां से सैंपल ले लिया और उसको स्लाइड में रख दिया। उसके बाद हमने उसको क्या किया, उसको हमने एक्सपेल कर दिया और स्मेयर बना दिया। ये देखो, देखो
तो जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे एक छोटा सा क्या हो गया है, लम्ब सा बन गया, वहाँ पे हमने इंजेक्शन ये नीडल्स इंसर्ट की, फिर उसको क्या सैंपल ले लिया और उसको स्लाइड में डाल के स्मेयर बनाया। ठीक है, अब क्या FNAC विदाउट एस्पिरेशन, मतलब हमने इसमें बिना एस्पिरेशन का हमने सैंपल लिया। तो इसमें क्या है, इसमें ये बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट कैपिलरी प्रेशर इन ए fine needle is sufficient to keep the detect cell inside lumen of the needle। कहने का मतलब कि इसमें हमने क्या किया, कैपिलरी प्रेशर जनरेट किया, इसमें हमने एक फाइन नीडल को क्या किया, यूज किया और उसको इंसर्ट किया और एक कैपिलरी प्रेशर क्रिएट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें सैंपल ऑब्जर्व मिल गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट है फेलियर टू ऑब्टेन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में नीडल हैज मिस्ड द टारगेट। कब मतलब ये कब सैंपल लेने में कब कब ये फेल हो सकता है, तो इसमें है निडल हैज मिस द टारगेट, अगर निडल टारगेट को मिस कर दे, निडल इन सेंट्रल सिस्टिक या नेक्रोटिक या हेमरेज एरिया डिवॉइड टू डायग्नोस्टिक सेल, अगर निडल किसी ये कह लो हेमरेजिक एरिया में है जिसकी वजह से उसे सेल को डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है। निडल डोमिनेंट बिंग मास, अगर निडल अगर डोमिनेंट बिंग मास एरिया में तो भी ऐसा हो सकता है। ये फिब्रोटिक या कहीं पे फिब्रोटिक गांठ थी या फिब्रिल्स बन गया तो उस वजह से भी नहीं हो सकती है। देखो यहाँ पे क्या निडल है, ए में देखो निडल, ए में निडल है बिल्कुल मिड में क्या है, लेकिन बी में वो साइड हो गया, सी में इसकी वजह से क्या है, प्रॉपर उनको जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब प्रोसेसिंग द सैंपल, सैंपल हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करें, एक्सपेल ऑन ए क्लीन एंड ड्राई माइक्रोस्कोपी स्लाइड यूजिंग एयर इन सिरिंज। उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने मतलब जो हमारी माइक्रोस्कोपी स्लाइड है हमने उसको उसमें डाल दिया। ठीक है, बाय एयर इन सिरिंज। तो स्मेयर हमने बनाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट स्मेयर को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, एक गीला रखेंगे और एक सूखा रखेंगे। अगर हम ड्राई की बात करें तो ड्राई क्या है, क्रीमी कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्ट ऑफ नंबरस सेल्स सस्पेंडेड इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड के साथ होगा। अगर वेट की बात करें तो स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे और सस्पेंडिंग फ्लूइड और ब्लड के साथ। ठीक है, अब है इनडायरेक्ट स्मेयर में क्या करेंगे, thin fluid sample are batch processed by configuration on the cytocentrifugal। तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, जो हमें स्मेयर मिला है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसमें क्या मिलीपोर न्यूक्लियोपोर फिल्ट्रेशन इज अल्टरनेटिव होगा और 3 प्रिपरेशन टेक्निक का हम यूज करेंगे। अब बात है फिक्सेशन एंड स्टैनिंग, इसमें क्या है, 2 फंडामेंटल डिफरेंट मेथड ऑफ फिक्सेशन एंड स्टैनिंग आर यूज्ड इन FNAC। इसमें है एयर ड्राई और अल्कोहल फिक्सेशन। एयर ड्राई में हम क्या करेंगे, इसमें जो स्टेनिंग करेंगे वो हम मेटोलॉजिकल स्टेन के साथ करेंगे, जबकि अल्कोहल फिक्सेशन और स्टेनिंग अकॉर्डिंग टू पैप या विथ उसके साथ करेंगे। ठीक है, अब है पेपेनिकोलाओ स्टेन, इसमें क्या है, इसमें हैरिस हीमोटॉक्साइड है, ऑरेंज G6 है और AEA15 है। इसमें क्या है, न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म, जिसमें न्यूक्लियाई कैसा दिखेगा, ब्लैक या ब्लू दिखेगा, साइटोप्लाज्म ब्लू या ग्रीन दिखेगा और कैरेटिनाइज जो सेल्स होंगी पिंक या ऑरेंज दिखेंगी। ठीक है, इसमें उसके बाद अगर हम ब्रोमेनो इसकी स्टेन की बात करें तो उसमें जो कंटेंट कौन कौन सा होगा, उसमें होगा मिथाइलिन ब्लू, एजोर बी और ओएसिन होगा, जो किसमें होगा, डिजोल्व इन एसीटोन फ्री मिथनॉल में डिजोल्व होगा। ठीक है, इंक्लूड जनरल जेस्मा में। ठीक है, और रिजल्ट अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसमें जो न्यूक्लियाई है वो पर्पल या ब्लू दिखेगी, साइटोप्लाज्म पिंक या ब्लू दिखेगा और ओजिनोफिल्स जो होंगी पिंक या रेड दिखेंगे। ठीक है, अब डिफ्क्विन इज ए कमर्शियल रेमनोवेस्की स्टैन वेरिएंट। जो डिफ्क्विन है ये रेमनोवेस्की स्टैन की वेरिएंट है जो कॉमनली हम हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग में यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मेग्रेनुलो जेमसा स्टैन, जिसमें ये हम नॉर्मल ब्लड स्मेयर के लिए यूज करते हैं, जिसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, इसमें मिथाइलिन ब्लू होता है, एजोर और ऑसिन होते हैं। रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो न्यूक्लियाई ऑफ ब्लड सेल एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ बेसोफिल्स ग्रेन्यूलसाइट हमें ब्लू दिखाई देगी, रेड ब्लड सेल्स ओजिनोफिल ग्रेन्यूल्स रेड दिखाई देंगे और साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाइट ब्लड सेल हमें लाइट ब्लू की दिखाई देगी। ठीक है, अब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी, यूजली ये फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशन होती है, इसमें ब्लीडिंग, हीमोटोमा और इम्फेसिमा हो सकता है। ठीक है, रेयरली एनाफिलेक्टिक रिएक्शन करता है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे FNAC ऑफ सैलिवरी, जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है उसके बारे में बात करें। FNAC ऑफ सैलिवरी ग्लैंड लेसन आर गेन वाइड क्लिनिकल रिकॉग्निशन, ठीक है। हम मतलब जो FNAC का है हम सैलिवरी ग्लैंड की लेसन के लिए यूज करते हैं ताकि हमें क्लिनिकल रिकॉग्निशन ज्यादा मिले। इसमें क्या है, इंसिजन बायोप्सी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड मे कॉज फिस्टुला फॉर्मेशन। अगर हम इंसिजन बायोप्सी सैलिवरी ग्लैंड का करते हैं तो फिस्टुला फॉर्मेशन कॉज हो सकता है और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इसलिए कैन बी अवॉइडेड इन, इसको अवॉइडेड हम किसमें FNAC में अवॉइड करते हैं, ठीक है। फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड लेसन adequate sample stain by May Grandwald Gamsa stain and Pablo stain along with detailed clinical history और मतलब कहने का मतलब है कि जो अगर हम सैलिवरी ग्लैंड का हमें डायग्नोसिस एक्यूरेट डायग्नोसिस करना हो तो हम इसके अंदर इसके लिए हम मे ग्रैनुवॉल्ड जैम्सा स्टेन और पेपनिकोला स्टेन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लिनिकल हिस्ट्री में काफी हेल्प होती है, ठीक है, और इसकी जरूरत भी होती है। अब है साइटोलॉजी ऑफ नॉर्मल सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसमें बिंग डक्टल सेल होती हैं, दीज आर यूजुअली इन स्मॉल क्लस्टर एंड मोनोलेयर सीट होंगी। द सेल आर राउंड टू ओवल, ये जो सेल होंगी वो ओवल होंगी, राउंड से ओवल हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम एसिनार सेल की बात करें तो ये हाँ स्मॉल बॉल लाइक क्लस्टर होगा और इंडिविजुअल सेल आर राउंड विथ, ये राउंड होगी विथ फॉर्मिंग साइटोप्लाज्म के साथ होंगी। इसमें मायो एपिथेलियल सेल्स है, दीज आर ओवल टू स्पाइनल शेप की होंगी और ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ डक्ट्स के पास प्रेजेंट होगी। फिब्रोस टिश्यू की बात करें तो ये फ्रेगमेंट ऑफ फिब्रस है एंड एडिपोज टिश्यू में बी सीन ऑन द बैकग्राउंड, और एडिपोज टिश्यू इसके बैकग्राउंड में हमें दिखने को मिलेगा। अब है डायग्नोस्टिक अप्रोच ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। अगर हमें सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर का डायग्नोस करना तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम FNAC करेंगे सैलिवरी ग्लैंड में। इसमें हम क्या करेंगे, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा है ये, ठीक है। इसमें हाइलिन लाइक ग्लोब्यूल्स हो गया, एपिथेलियल सेल होगी, ठीक है। तो इसमें न्यूमोमॉर्फिक एडिमा, तो ये हमारे डायग्नोस्टिक अप्रोचेस हैं।